एक छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बिग क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनता है, वो नहीं बताई थी मैंने, जरा समझना। तो ये काम हमारे मुझे रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखना, सो रियलाइजेशन अकाउंट में आना और सिर्फ सिर्फ फीचर है ये, फिर फर्नीचर है इधर, वो ऐसे सेट सपोज 25,000, इन फुल सेटिंग क्या करेंगे? फर्नीचर and that you will write अरे सहज, ये बाकी लोग भी जवाब दीजिए, समझ में आया नहीं आया? कनिष्का, कृष्णा, यस सर, आ गया। इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों भाई? सर सर आपकी वॉइस क्लियर। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। चलिए दूसरा केस देखें। ये आपके पास दो केसेस हो गए, यहाँ कहानी क्लियर है, ठीक है। चलिए इधर मैं क्या करता हूँ, फिर से बैलेंस शीट बनाता हूँ, यहाँ पर एक बार देखिएगा जरा। और अगेन बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, ये हमारे पास डेबिट साइड है। वी हैव फर्नीचर, अभी हमारे पास फर्नीचर 20,000 का। वी हैव क्रेडिटर्स 15,000 रुपए के सिर्फ है। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब आप देखिए, अब क्या करेंगे आप, कोई एंट्री नहीं करनी। आपके फर्नीचर 15,000 के से आपका क्रेडिटर 15,000 का था, फर्नीचर ज्यादा वैल्यू का था, पर क्योंकि फुल सेटलमेंट में सेटल हुआ, इसलिए आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यू विल राइट नो एंट्री, क्योंकि ना तो आपको क्रेडिटर के बदले में पेमेंट करनी है, ना फर्नीचर के बदले में आपको कुछ मिलेगा। लेकिन आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस हो गया। कितने का? कैसे पता चला? डेबिट साइड शोज अ लॉस, नुकसान, और क्रेडिट साइड शोज अ बेनिफिट टू यू। तो इसके बदले में 15 नहीं जाएंगे ना, लेकिन ये तुम्हारा 20,000 जाना था, उसका हमारा नुकसान हो गया।
दिस इज द वे वी हैव टू सेटल। नंबर 2, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, अब क्या करेंगे? हाँ, अब आपको क्या करना है पता है? क्रेडिटर को बोलेंगे भाया कितने का फर्नीचर ले जा रहा, तो 20,000 का, 5,000 दे मुझे, न बोलेंगे तो भी आपको रिकवरी करनी है। अब हाँ, रिकवरी करनी है आपको। अब जब आपका क्रेडिटर ज्यादा वैल्यू के एसेट्स ले जाता है तो जितना वैल्यू उसकी थी उतनी तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी की वसूली करते हैं हम लोग। तो आपकी एंट्री बनेगी, हाँ, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से करेंगे हम लोग? 5,000 से और 5,000 से। और क्या बोलेंगे हम लोग? जो भी है, मतलब दिस इज द ट्रांजेक्शन। तो कभी आ जाएगा ना कि डेटर ने या 50% क्रेडिटर एक्सेप्टेड 50% ऑफ द स्टॉक एंड रिमेनिंग न भी बोलेगा तो भी रिमेनिंग को पे करना होता है लायबिलिटी में, और रिमेनिंग एसेट्स को आपको रियलाइज करना होता है। तो ये होता क्या, जब एक एसेट्स के बदले में एक लायबिलिटी क्या कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। जरा देखिए, मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ, पेज नंबर खोलिएगा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन? ऑनलाइन वाले बताएं मुझे। नहीं, मैंने प्रिंट आउट नहीं Yes, दिया अभी sir. आपको। Yes. दिख रहा है? देखिए, आप चले जाइए पेज नंबर, कौन से वाले पे चलेंगे आप लोग? हाँ, पेज नंबर चले जाइए आप लोग 5 पे, और केस नंबर 4 दिख रहा है स्क्रीन पर, बोलिए। When a creditor accepts an assets in full and final settlement, in such a case no journal entry will be recorded, और रीजन आपको दिया गया है। ठीक है, देख, फुल साइलेंस सेटलमेंट, पेज नंबर 5 पे केस नंबर 4 है, दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, केस नंबर 4। When a creditor accepts an assets in as a full and final settlement, can you see that? संभाल के करिए, गिरेगा, गिरेगा फोन आपका। अच्छा, इसका रीजन दिया है, here liability is due to creditors has already been transferred to credit side of realization, assets taken over by creditor is appearing on the debit side of realization account, debit of assets cancel corresponding credit, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर क्रेडिटर ज्यादा हो जाए? जैसे देखिए, क्रेडिटर थे 10,000 के, ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹8,000 का, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिटर 10,000 के थे एंड ऑफिस फर्नीचर 8,000 को उसने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक्सेप्ट किया, तो आपको 2,000 रुपए उसे और देना पड़ेगा। जैसे मैंने इस तरफ बताया आपको, एंट्री बनेगी क्या, रिलेशन टू कैश बैंक। और अगर क्रेडिटर 10,000 के थे, फर्नीचर 14,000 का ले जाए वो, तो उससे कितना रिकवर करेंगे आप? 4,000 की उससे आप रिकवरी करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी। शाबाश, बस इसमें सिर्फ यही कहानी थी। आ जाइए, हम चलते हैं थोड़े अगले केस की तरफ। अब आपके सामने ना एक टेबल बना के दे रखी है मैंने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसमें पहले एक छोटी सी समझिएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न का क्या मतलब होता है। आइए जरा मैं समझाता हूं आपको। अभी हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर चंद्रा, ये पूरे यूरोप का और यूएसए का ट्रिप करके आए थे, 1 महीना घुमा के आए थे वहां पर, ये है ना। हाँ, ये भाई साहब ना अभी पूरा यूरोप का ट्रिप करके आए थे, और यूरोप के बाद ये इजिप्ट इजिप्ट भी घूमने गए थे, 2-3 मम्मियों से मिलके आए, और मम्मियों की मम्मियों से भी मिलके आए ये चंद्रा जी, ठीक है। ये जाते हैं 2 महीने के टूर पे, 2 महीने का टूर था विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और 5 मंथ एज वेल। लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि इस बार तो पढ़ाई लिखाई बाद में करेंगे, पहले 6 महीना घूम के आएंगे। ये 6 महीने की ट्रिप पे चले गए। इनके घर में सर्वेंट से कुछ, एक सर्वेंट इनके लिए टॉवल लेके खड़ा रहता था, टूथपेस्ट लेके खड़ा रहता था, एक सर्वेंट इनके स्लीपर्स लेके खड़ा रहता था, एक सर्वेंट इनके लिए गाड़ी खड़ी लेके, मतलब इनके घर में 15-16 सर्वेंट्स थे, ठीक है जी। हर सर्वेंट को ये 30,000 रुपीज पर मंथ देते थे। 15 सर्वेंट, 30,000 पर मंथ, कितना बनेगा बजट? 4.5 लाख का इनका खर्चा हुआ करता था। अब ये चले गए 6 महीने के टूर पे, तो इन्होंने कहा अब 6 महीने इनका घर खाली है, अब 15 सर्वेंट क्या करेंगे? तो इन्होंने अपनी दोस्त तन्वी को बोला, सुनो तन्वी, मेरे पास सर्वेंट है, तुम्हें जरूरत तो ले जाओ। तन्वी के सारे सर्वेंट्स ना अपने अपने मुल्क चले गए, शादी ब्याह और बच्चे बच्चे उनके दिवाली वाली मनाने के लिए। तन्वी ने इनके 15 के 15 सर्वेंट अपने अपने एम्प्लॉय करके रख लिए। तन्वी के घर वो सर्वेंट काम कर रहे हैं, और पेमेंट वेमेंट जो थी ऑब्वियसली किसको देनी चाहिए? चंद्रा को पेमेंट करनी चाहिए या तन्वी को पेमेंट करनी चाहिए? किसको पेमेंट करनी चाहिए? हाँ, चंद्रा को करनी चाहिए ना, या बता।
सेवा, नौकरी, चाकरी, किसके दरबार में बैठे हैं वो? मैडम तन्वी के दरबार में। तो पेमेंट कौन करना चाहिए अपेरेंटली? तन्वी। तो हुआ ये, चंद्र ने बोला पेमेंट मैं कर दूंगा, उसने कहा नहीं नहीं, सर्वेंट मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो आई विल पे। और तन्वी ने उनके अकाउंट में 6 महीने तक पैसा ट्रांसफर कर दिया। 6 महीने बाद जब चंद्रा वापस आते तब तक इनके सर्वेंट भी आ जाते हैं, इनके सर्वेंट वापस चले गए। अब बात बनी, चंद्रा जो है वो मैन ऑफ एथिक्स है, और उसने बोला कि सुनो तन्वी, मेरे सर्वेंट भले ही तुम्हारे घर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी और से सैलरी लें। सो मेरी मेरी जो सैलरी है वो मैं भरूंगा, उस सैलरी को तुम नहीं भरोगी। तो तन्वी कहती भाई मेरे यहाँ काम करा था ना उन्होंने, तो मेरा तो हक फर्ज बनता है। कहते नहीं तुम्हारा फर्ज बने ना बने, लेकिन आई बिलीव कि मेरे एम्प्लॉय हैं, फिर मेरे लिए लॉयलिटी क्या रह जाएगी। और चंद्रा ने क्या करा, जितना भी पैसा बनता था, कितना बना था, 4.5 लाख ना, और अरे 1 महीने का 4.5 लाख ना, 6 महीने का कितना हुआ, 27 लाख रुपया। 27 लाख रुपीज किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? तन्वी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा जरा समझिए, तन्वी अकाउंटिंग कर रही है, तन्वी कर रही है अकाउंटिंग। तन्वी ने जब पहले सैलरी भरी थी तो क्या एंट्री करी होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करा होगा। कितने से करा होगा? 27 लाख से करा होगा, मतलब सब कुछ मिला के मैं बोलूं तो, ठीक है, 27 लाख का। अब जब चंद्रा ने उसको रिएम्बर्स कर दिया वो पैसा, तो वो क्या एंट्री करेगी? समझिए समझिए लॉजिक समझिए, इस लॉजिक से हम काम करेंगे इस चैप्टर में। इसने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 27 लाख और 27 लाख, शी हैज डन दैट, ठीक है। लेकिन अब चंद्रा आया और कहता है कि तेरा 27 लाख खर्च हुआ है, ना बोलते हुए उसके अकाउंट में ट्रांसफर मार दिया, और और बोला कि मुझे वापस करनी आएगी तो हमारी तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी, कट्टी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, अब तन्वी को उसने जो खर्च किया था वो वापस मिल गया, तो तन्वी क्या एंट्री करेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू टू चंद्रा ना, तन्वी का सैलरी नाम का एक्सपेंस अब क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? पहले सैलरी नाम का एक्सपेंस हुआ था, उसने डेबिट किया, अब सैलरी नाम का एक्सपेंस क्या हो गया, उसका खत्म हो गया, तो शेल राइट सैलरी अकाउंट। कितने से? 27 लाख से, 27 लाख से, ठीक है। तो समझना, सैलरी इज पेड बाय एक्चुअली whom? तन्वी, बट इट इज बॉर्न बाय एक्चुअली whom? समझ पा रहे हैं? पे करना और बॉर्न करने में क्या फर्क होता है? इन दिस केस हु पेड इट अर्लियर? तन्वी हैज पेड इट, बट हु एक्चुअली बॉर्न इट? पियर किसने किया? पियर मतलब फाइनली पेमेंट। देखो तन्वी का क्या हुआ, सैलरी डेबिट, सैलरी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट। तन्वी का अकाउंट क्या है? शून्य, खाली, कोई इफेक्ट ही नहीं है। सैलरी डेबिट हुई थी, अब क्रेडिट हो गई, कैश क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो गया। तन्वी का अकाउंट तो क्या हो गया, नील हो गया ना। अकाउंटिंग, अगर तन्वी सैलरी अकाउंट बनाती है तो क्या होगा, बैलेंस नील। कैश अकाउंट बनाती है तो बैलेंस क्या होगा, नील। तन्वी को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। तो एक्चुअल में ये खर्चा किसने पे किया? चंद्रा ने, ठीक है। हमने तन्वी की अकाउंटिंग देख ली, चलिए अब चंद्रा की अकाउंटिंग देखते हैं। चंद्रा ने क्या किया? चंद्रा ने क्या किया? क्या चंद्रा ने कैश पे किया था? नहीं, चंद्रा ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया ना उसने पैसा। तो चंद्रा क्या करेगा, सैलरी नाम का एक्सपेंस तो डेबिट करेगा करेगा, तो क्या लिखा हुआ, वो लिखेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और वो पैसा किसको दे देता है? तन्वी को दे देता है। किसमें दे देता है? कैश बोलकर दे देता है या बैंक बोलकर दे देता है, जो भी ट्रांसफर करता हो, ठीक है। अब जरा हम तन्वी की जगह चंद्रा के पार्टनर को इन्वॉल्व कर देते हैं। किसको इन्वॉल्व कर देते हैं? पार्टनर को। चंद्रा भी बिजनेस का मालिक है, और मान लो 2-3 लोग और भी बिजनेस के मालिक हैं। अब ये जो एग्जांपल है ना, इस वाले एग्जांपल को, आई टेक दिस एग्जांपल इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, तब देखो जरा चीजें कैसे बनती हैं। अब मुझे ये बताइए कि सैलरी को किनारे छोड़े, हम सैलरी के एग्जांपल को अलग कर लेते हैं। अब लेते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस का एग्जांपल। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ ना बोला जाए तो इट इज टू बी पेड बाय whom? फर्म। एंड इट इज टू बी बॉर्न बाय whom? फर्म। तो अल्टीमेटली खर्चा किसका है? फर्म का। अच्छा, तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस सिर्फ लिखा हुआ है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000, अगर ये लिखा हुआ है सिर्फ इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम, और ये और लिखा हुआ है क्या, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस
₹80,000 अगर ये लिखा हुआ है तो हमारी सिर्फ एक एंट्री बनेगी, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 80,000 से 80,000 का कोई इंस्ट्रक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है जी, ये हुई कंडीशन 1। कंडीशन 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000 पेड बाय पार्टनर बी। अब क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्चुअली फर्म ने पे करना था, फर्म ने ही बेयर करना था, लेकिन किसने पे कर दिया? पार्टनर बी ने पे। पार्टनर बी बोला मैं पे कर देता हूं। भाई पार्टनर को थोड़ी पे करना था, वो किसने पे करना था? फर्म ने। फर्म ने तो क्या करेगी? फर्म एंट्री लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 कर देगी क्या? बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से कर देगी? 80,000 और 80,000 से। दिस इज हाउ डन। ठीक है, अगर फर्म को पे करना पड़ा तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर को पे करना पड़ा तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट। चलो, पार्टनर बी जो था ना, दानी पुरुष था या दानी स्त्री थी? दानी मतलब जानते हैं, द पर्सन हुज बिलीव इन डोनेटिंग एंड फॉरगेटिंग इट। तो देखिए तीसरा केस समझिए। तीसरे केस में क्या हुआ कि चंद्रा के सर्वेंट्स तन्वी के घर रहे, 6 महीने तक काम किया और सब कुछ हुआ। चंद्रा बोलता मैं 27 लाख दूंगा। तन्वी कहती है नहीं, तुम नहीं दोगे, मेरा ही खर्चा है वो। तो मुझे बताइए, चंद्रा की अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट जाने वाला है इस चीज का? तन्वी क्या काम किया, तन्वी की सैलरी से क्या तन्वी ने पे करा, चंद्रा की बुक्स में तो कोई एंट्री जाएगी नहीं। आइए यहाँ देखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000। ठीक है, पेड बाय पार्टनर बी एंड agreed not to get it reimbursed। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर बड़े विशाल हृदय का मालिक है, वो कहता है सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 80,000 के मैं पे करूंगा। फर्म बोलते तुम्हें तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। बताओ फर्म का क्या गया? क्या फर्म का कुछ खर्चा हुआ? यहां वो कहता है, यहां वो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि टेम्परेरी क्राइसिस है, मैं पे कर देता हूं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे हिम बैक। लेकिन ये पहले ही बोल देता है देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं पे करता हूं, लेकिन आपको मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, somebody came to me, बोला हमें आपसे पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ना है, फीस कितनी है? मैंने बोला 51,000 फीस है, 3 इंस्टॉलमेंट में लूंगा। ठीक है, अच्छा। फिर मैंने बोला उसको, उसकी उसके उसके मेरिटोरियस स्टेटस को देखा, उसके डेडिकेशन को देखा, सब कुछ देखा। मैंने कहा ठीक है यार, फी मत पे करो मुझे। तो क्या पेरेंट्स का फीस नाम का कोई एक्सपेंस हुआ? नहीं हुआ ना। क्या पेरेंट्स ने बोला अभी नहीं हम बाद में देंगे? तो फिर उनका उनका जो ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग होगा, अकाउंटिंग में एंट्री जाएगी। लेकिन जब ट्यूटर कह रहा है कि भैया कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको, आपका बच्चा पढ़ेगा, अच्छे से पढ़िए, शांत तरीके से पढ़िए, तो पेरेंट्स का कोई ट्यूशन फी नाम का कोई खर्चा हुआ? नहीं हुआ ना। यहाँ क्या हुआ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 80,000 के थे, हमको भरने थे। पार्टनर आया, मैं भरूंगा, और बोलता मैं कुछ लूंगा भी नहीं, आई विल नॉट रियम्बर्स इट। तो फर्म की बुक में कोई एंट्री जाएगी क्या? बताइए। नो एंट्री विल गो टू द बुक्स ऑफ फर्म। इस केस में हम लिखेंगे क्या? नो एंट्री। ठीक है, अच्छा। इसके लिए ना एक और टर्म यूज होती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000। ठीक है, बॉर्न बाय बी अ पार्टनर। बॉर्न बाय का मतलब होता है कि उसी ने पे किया और उसी ने बेयर किया, तो भी आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर आ जाएगा तो आपको रिलेशन टू क्या करनी पड़ेगी? पार्टनर्स कैपिटल करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक करना पड़ेगा। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर आ जाए, इसका मतलब पार्टनर ने बोल दिया क्या, सुनो फर्म, मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा, आपको मुझे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो फर्म क्या करेगी? जो रिलेशन एक्सपेंस के लिए पैसा रखा था उसे कहीं और यूज करेगी। इट मींस देयर इज अ कमिटमेंट फ्रॉम पार्टनर कि भाई मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा। भाई मान लिया जाए अजय की शादी है और तन्वी कहती है कि 50 लाख रुपए मेरी तरफ से,
आंटी चिंता मत करो, 50 लाख तो मैं दूंगी शादी में प्रोवाइड करने के लिए। तो आंटी ने क्या करा, बजट बजट बनाए, 50 लाख का सोचा तन्वी देगी, शादी के दिन तन्वी कहती मैं तो नहीं दे रही। अब क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी ना यहाँ पर। तो अब परिवार वाले क्या कहेंगे, तुमने तो कहा था कि हम 50 देंगे, तुम्हारे चक्कर में हमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो नहीं करा। तो दैट्स अ बैड टेस्ट। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलता है। पार्टनर ने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पे करूंगा और मैं ही पे करूंगा। और अगर वो अपने कमिटमेंट से मुकर जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आइए दिखाता हूँ, जरा देखना। ये सारे केसेस ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको शीट में दिखाऊंगा। मैं भी सिर्फ आपको वार्म अप दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर, यहाँ तक की कहानी, हाँ हाँ। नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000, ठीक है, टू बी borne by partner P, टू बी borne by partner B होना चाहिए था, बट फर्म पेड इट। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बी से रिकवरी करेंगे ना। तो फर्म ने क्योंकि पे कर दिया तो एंट्री हो जाएगी टू कैश या बैंक, कितने से, 80,000 से। और किससे रिकवरी करेंगे, अब ये बी से रिकवरी करेंगे। तूने क्यों कहा था कि मैं बेयर करूंगा, तूने क्यों कहा था बेयर करूंगा, अब तुम बेयर करने, बी से वी विल रिकवर द मनी नाउ। तो हम एंट्री करेंगे क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 से, और क्या करेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे, एंड आपका काम खत्म हो गया। नहीं बेटा, रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्म ने कैश पे करा तो कैश क्रेडिट हो गया। एंड अगर फर्म अपनी तरफ से पे कर, देखो अगर फर्म रियलाइजेशन डेबिट करे तो उसका एक्सपेंस है, ये उसी का एक्सपेंस था। लेकिन पार्टनर भी चौधरी बन के सामने आ गए, हम पे करेंगे, हम बेयर करेंगे। और जब पे करने की बारी आई तो हट पीछे हट गए, तो किसको पे करना पड़ा, फर्म को। तो अब फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से वसूली करेगी ना, या तो ना बोलते, ठीक है। अच्छा सुनो जरा, अब एक और ट्रांजेक्शन देखना जरा, आई विल गो हियर, जरा देखना नंबर 5, प्लीज जरा देखना यहाँ पर, इसमें इसमें डिफरेंस दिखना, फिर मैं असली कंटेंट पे आऊंगा। क्या लिखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹80,000 टू बी पेड बाय पार्टनर बी, बट फर्म पेड इट। अब बताइए क्या एंट्री होनी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बी बोला था मैं पे कर दूंगा, मैं बेयर करूंगा नहीं बोला था, क्या बोला था, मैं पे कर दूंगा। लेकिन जब पेमेंट की बारी है तो किसे भरना पड़ा, फर्म को भरना पड़ा। खर्चा किसका था, फर्म का, भरना किसे पड़ा, फर्म को। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से, 80,000 से और 80,000 से, दैट्स योर एंट्री। फर्क देख रहे हैं दोनों में, वहां बेयर करने की बात हुई थी और उसने अपना वादा तोड़ दिया, तो फर्म विल रिकवर फ्रॉम हिम। वहां पे करने की बात हुई थी, उसने वादा तोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगर पार्टनर ने पे करता तो किसको पे करना था, फर्म को ही पे करना था ना। लेकिन यहाँ तो ऑफिशियली बोल गया वो कि मैं ही पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा। और बेयर करने का मतलब बताया था मैंने आपको कि अल्टीमेटली इट इज हुज एक्सपेंस, फर्म एक्सपेंस। तो अगर पार्टनर बोल रहा है कि मैं बेयर करूंगा, मैं पे करूंगा, तो अल्टीमेटली इट इज हुज एक्सपेंस, पार्टनर का एक्सपेंस ना, फर्म क्यों पे करेगी। अगर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म ने वसूली कर ली। लेकिन यहाँ पार्टनर ने वादा किया था कि मैं पे करूंगा, लेकिन नहीं पे किया, तो कौन भरेगा, फर्म भरेगी, खत्म, एंट्री रिलेशन टू कैश ही बनेगी यहाँ, करेक्ट। चलिए अब जरा इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं। अपने नोट्स खोल लीजिए। आई होप ऑनलाइन में आपको समझ में आएंगी चीजें, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बोलिए। सर लेकिन फिफ्थ केस में बॉन्ड बाय, हाँ क्या, फिफ्थ केस में बॉर्न बाय पार्टनर कहाँ लिखा है, रुक जा, इसकी बारी बता, फिफ्थ केस में क्या लिखा है, ये यस सर वही सर, फिफ्थ केस में तो पेड लिखा है ना बेटा। पेड पे किया। पेड का मतलब होता है कि पार्टनर टेम्परेरी पे करेगा और बाद में फर्म उसे पैसा देगी। लेकिन अगर पार्टनर नहीं पे करेगा तो पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर बेयर बोल दिया
तो देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर। भाई वो कमिटमेंट करके चला गया, क्यों कमिटमेंट कर रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कमिटमेंट करा फुलफिल होना चाहिए, नहीं फुलफिल करोगे वसूली हो जाएगी। गॉट इट? अगर Yes, पेड sir. लिखा है तो पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं थी, पार्टनर का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है ना? बहुत फास्ट। अगर मैं नोट्स देखने के लिए बोलूं, नोट्स देखिए, है ना, चैट मत देखिए, ठीक है। चलिए आइए जरा स्ट्रक्चर तरीके से एक एक केस को पढ़ना शुरू करते हैं, अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। पहला केस, फर्म पेड 8,000, क्या लिखा है भाई? अच्छा रुक जाइए, पेज नंबर पहुंच जाइए किस पे आप, 5 नंबर पेज पे। 5 नंबर की पेज के बाद अगला पेज नंबर 6 है, सबसे पहले वाला केस उठा लीजिए, उठाइए। कैन यू सी दिस? ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बड़ा बड़ा लिखा है, दिख रहा है सभी को? बोलो, ऑफलाइन वाले देख रहे हैं पीछे से? अश्मित, एक टेबल बनी हुई है, बॉर्न बाय, पेड बाय और एंट्री क्या होगी। पहला केस, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, आंसर मत देखो, एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश, सो इजी। ठीक है जी डॉक्टर नान्या, पेड बाय, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो अल्टीमेटली इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिलेशन टू कैश हो गई। बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। भाई मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा तो फर्म का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। लेकिन बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगी एंट्री। ये 4 स्टैंडर्ड एंट्रीज होती है, ठीक है। बाकी जो भी हम देखेंगे इन्हीं एंट्री के अंदर कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा। तो ये पार्ट, ये छोटी टेबल समझ में आई है आपको? इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी छोटी एंट्री को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, आगे के 4-5 केसेस सीखेंगे। फिर एक जो दूसरी टेबल है ना, आगे दूसरी टेबल भी दे रखी है, उससे हम थोड़े और एडवांस केसेस सीखेंगे, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है एग्जामिनर का, इन योर स्कूल एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। कई बार पास में, जैसे आपके टीचर ने बोला था ना कि अब जनरल एंट्री रिजोल्यूशन में अकाउंट नहीं आते हैं, कई बार क्या होता है चॉइस में, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और फॉलोइंग 6 एंट्रीज, तो वो जो 6 एंट्री देते हैं ना, वो 6 की 6 एंट्री एक बार बोर्ड वालों ने क्या किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड दे दी थी, 6 की 6 एंट्रियां। अब जनरल एंट्री 6 थी, अगर क्लिक करके तो 6 नंबर आराम से मिलेंगे, और ऊपर रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बनाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जिसको जनरल एंट्री का बेस अच्छा था, उसने 6 एंट्री को 6 मिनट में खत्म किया, आगे बढ़ गया, 6 मिनट बचा लिए। और जो जनरल एंट्री में हाथ कम था, उन्होंने फिर अपना वो ट्रेडिशनल तरीके से रियलाइजेशन बनाया, कैपिटल बनाया और टाइम लगाया। तो अगर आपको जनरल एंट्री आती है और आप कॉम्पिटेंट है उसमें और कॉन्फिडेंट हैं, तो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से टाइम बचता है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप होगी अभी दिखा देते हैं आपको। चलिए अब एक एक करके केस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एवरीबॉडी इज रेडी नाउ। पहला केस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बॉर्न बाय ही फर्म होगा। और कैसा लिखा हुआ आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, समझ रहे हैं? वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को बंद कर दिया, वो एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी यही बोलकर आएगा। और एंट्री क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, समझ पा रहे हैं स्मार्ट बॉय? ठीक है चलिए, if a question is silent about treatment of realization expenses, then it is assumed that firm has to bear as well as to pay it. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म को ही पे करना है और फर्म को इसे बेयर करना है। बोर्ड का पेपर जो होगा एम्बिगुइटी के साथ नहीं आएगा, लेकिन कभी आएगा तो आप ये प्रिंसिपल दिमाग में बैठा लें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करने की और बेयर करने की। केस 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, और किसके बिहाफ पे कर रहा है, फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं लिखा, पेड बाय पार्टनर लिखा है, व्हाट शुड बी द एंट्री, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इजी, कोई मुश्किल नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री हो गया,
देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। केस 3 अब जरा देखें, थोड़ा सा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर एंड borne by a partner and he or she agreed not to get them reimbursed, या realization expenses were to be borne by a partner, तो क्या होगा? नो एंट्री होगी। पार्टनर बेयर करने की बात कर रहे हैं तो आपको एंट्री करनी ही नहीं है फॉर्म्स की बुक में। गॉट इट? आसान चीज था। अच्छा, केस 4, when the realization expenses 4000 were borne by a partner and partner used firm's cash to pay it, अब क्या होगा भाई? बेयर किसको करना था? पार्टनर को, यानी कि पे और बेयर दोनों ही पार्टनर को कर रहा था, लेकिन हुआ क्या? पार्टनर ने फर्म के पैसे से उसकी पेमेंट कर दी। अब क्या होगा? या व्हेन अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे कर दिया? फर्म ने पे किया। किसके बिहाफ पे पे करा? पार्टनर के बिहाफ पे पे करा। तो एंट्री होगी टू कैश अ बैंक, डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक दिस केस इज आल्सो फाइन विद एवरीबॉडी। सी, पेज नंबर 6 के राइट हैंड साइड पे क्या जर्नल एंट्री बनाई हमने इसकी? देखिए क्या एंट्री बनी है। Realization expenses amounted 4000 were paid by the firm on behalf of partner, तो partners capital account debit to cash या बैंक एंट्री बनी है। ठीक। When a partner has agreed to pay the realization expenses, और उसके लिए उसको एक एग्रीड अमाउंट दिया है, याद है ना हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, हमने बोला एग्जांपल, अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसे 8000 रुपए दिए गए, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस 10000 के हो गए। बोलो क्या करना चाहिए? हमारी एंट्री 10000 की होगी या 8000 की होगी? 10000 की। ऑनलाइन बोले हमारी एंट्री किससे होगी? 8000 10000 नहीं, उसमें तो लिखा, लेकिन लॉजिकली 8000 ही एंट्री बननी चाहिए। हमने उसे ठेका दे दिया कि भाई रिलेशन का खर्चा तुम कर देना, हम तुम्हें कितना दे रहे हैं? 8000 रुपए दे रहे हैं। अब उसका एक्चुअल खर्चा 5000 हो, ये एक्चुअल खर्चा उसका 10000 हो, उससे हमें क्या मतलब? हमने घर बनाने का ठेका दिया किसी को, डील तय हो गई कि 4 महीने में 3 करोड़ में तुम्हारा घर बना के दे देंगे। अब स्टील बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया, बहुत कुछ बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, अब किसकी परेशानी है? कॉन्ट्रैक्टर की परेशानी है। ठीक है, एक मैं कमिटमेंट का बताता हूं। माय ग्रैंडफादर गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ रोड ऑन अ हिली एरिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। उनके 2 पार्टनर और थे। अच्छा, माय फादर वाज नॉट एजुकेटेड, टू बी वेरी फ्रैंक, उनके दोनों पार्टनर थोड़े तेज तर्रार और चतुर थे। उन्होंने क्या करा, जो पेपर वर्क करा उसमें सब कुछ मेरे दादा को बनाया, एंड इट वाज 1957 के करीब की बात होगी शायद, बनाया उन्होंने ऐसा। काफी लंबा स्ट्रेच उनको मिला पहाड़ों में सड़क बनाने का। ठीक है जी। अब हुआ ये कि सड़क बनाने का सामान टेम्पररी किसी ऐसी जगह पे रखा गया जहां से सड़क बनाते, जैसे सड़क कच्ची बन जाती है ना, जब उसको पक्का करना होता है फिर तो तारकोल होता है, मतलब होता है ना, तारकोल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जो भी है, रोडी हो गया, वो सब हो गया, सड़क बनाने का सामान था। और अचानक क्या हुआ, भयंकर बारिश आई, सारा तारकोल, रोडी वोडी जितना भी था, काफी बड़ा है, सब बह गया, बह गया। अब आपने गवर्नमेंट से पैसे तो ले लिए, क्योंकि सरकार आपको कुछ एडवांस भी दे देती है और कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते हैं आप, आपको तो रोड बना के पूरा करना था। तो या तो आप गवर्नमेंट को क्या करिए, पैसा वापस करिए जो दिया गया था, या सड़क बना के दीजिए, एडवांस एडवांस मिलता है। अब वो कहाँ से लाए भाई पैसा? सामान तो सारा बह गया। बाकी पार्टनर से बोला, बाकी पार्टनर ने बोला कॉन्ट्रैक्ट तो भाई तेरे नाम पे था, ये देख ले, अंगूठा रखा रखा था, बाकी किसी ने साइन नहीं किया। तो अल्टीमेटली माय ग्रैंडफादर हैज टू बियर दैट कॉस्ट। और 57 में करीब करीब 80 या 90,000 रुपीज उनके ऊपर कर्जा, 80-90,000 के करीब उनके ऊपर कर्जा चढ़ा। जबकि 57 में 51 के करीब में लॉटरी का जो फर्स्ट प्राइज होता था ना, 30,000 रुपीज होता था। तो लॉटरी का फर्स्ट प्राइज 30,000, एंड ही वाज एंडेटेड विद 90,000 के करीब के कर्जे से। तो उनकी सारी उम्र कर्जा बिताने में निकल गई। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के बाइंडिंग इफेक्ट्स। तो हमने यह क्या बोला, हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला हमारा घर बनाओ, सारी डील हुई, स्टैम्प पेपर पे साइन हुआ, सब कुछ हो गया, 3 करोड़ का सौदा हो गया। अब अगर सीमेंट महंगा हो जाए, सरिया महंगा हो जाए,
या लेबर महंगा हो जाए तो हमें कोई मतलब है इस बात से? नहीं। तो हमने पेनल्टी भी डाल रखी है, अगर तुम 4 की जगह 5वां महीना करोगे तो हम तुम्हारा 20% काट लेंगे। तो ऐसे में क्या करेगा वो? लॉस बियर करेगा और आपको करना पड़ेगा काम। यहाँ वही कहानी है। हमने कितने की बात करी थी? हमने कितने की बात करी थी? 8,000 की। उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 10,000। वी आर लीस्ट बॉदर फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, है ना? हम तो अपनी बुक्स में कितने की एंट्री करेंगे? कितने करेंगे? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से? 8,000 से। अच्छा, अगर वो बोलते ना कि पार्टनर वाज पेड इन, पेड नहीं होता कभी पार्टनर, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। रेजोल्यूशन में ध्यान रखना, हम कभी भी किसी पार्टनर को कैश नहीं देंगे, हम फाइनल पेमेंट के टाइम पे कैश देंगे या लेंगे। पार्टनर टुक मशीनरी, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पार्टनर पेड ऑफ लायबिलिटी, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन पार्टनर टुक मशीनरी बाइंग पेइंग कैश, तब हम कैश की एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं ना, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। 10,000 की हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। हमारी एंट्री कौन सी वाली होगी? जो हमने उसे देने का वादा किया है, जो हमने उसे पे किया। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज देखिए। क्या चीज? ये बेटा, इसमें ये चीज देखिए, ये चीज पेड देखना। पेड का मतलब क्या है? पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बेयर शब्द नहीं था ना, इसलिए। अब एक मजेदार चीज देखिए जरा, एक मजेदार चीज, आई होप कि आप लोग उस एंट्री को कर पाएंगे। देखिए जरा, एक एंट्री करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो एंट्री आगे आएगी तो आपको उसको करने में आसानी होगी। एंट्री क्या है देखिए यहां पर। फॉर्म ही भरेगी ना, 8,000 तो फॉर्म ही भरेगी ना। क्यों करेगी फॉर्म पूरे एक्सपेंसेस? जब मैंने तुम्हें बोला 3 करोड़ में मेरा घर बन रहा है, अब तुम्हारे 4 करोड़ लगेंगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगा क्या? तो हमने पार्टनर के साथ ठीका कर लिया ना कि ले भैया 8,000 पकड़, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब एक्सपेंस अगर 10,000 के हो तो फर्म को क्या लेना देना, और 5,000 भी हो तो फर्म को क्या लेना देना? हमने बोला पार्टनर तो 8,000 ले जा, एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000, तो फर्म एंट्री कितने की करी? 8,000 की तो एंट्री करेगी ना। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, फर्म एंट्री किसकी करेगी? अब जरा ट्विस्ट देखिए कहानी में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म पेड ₹8,000 टू पार्टनर बी, ठीक है, who have to pay realization expenses। ये कहानी है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ऑफ ₹5,000। अब हमारी एंट्री क्या होगी? कितने से? 8,000 से। 5 में 10 को क्या फर्क पड़ना है? 8,000 से एंट्री। लेकिन सुनो, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000 वर वर पेड बाय फर्म। अब आइए बात, धोखा हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? अब बोलो क्या करना है? बताओ क्या एंट्री होगी? सोचो ऑनलाइन में। वापिस वापिस कुछ नहीं होता, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट करके सेटल हो। बोलो भाई। आइए देखिए, इसको दो तरह से करते हैं। पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बीस कैपिटल। कितना दिया आपने उससे? 8,000 और 8,000। ठीक है जी, आपने अपना फर्ज निभाया। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? बीस कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 10,000 से। ऐसे ऐसे होगी। आपने बोला पार्टनर तुझे 8,000 मिलेगा और तुझे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करने होंगे। बेयर मतलब पे भी करने होंगे, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने अपना काम पूरा किया। जब एक्सपेंसेस पे करने की बारी आई, पार्टनर पीछे हट गया। किसको भरना पड़ा वो? फर्म को। तो फर्म ने भरा 10,000। अब फर्म किससे रिकवर करेगी? पार्टनर से रिकवर करेगी ना। समझ पा रहे हैं बात को?
भाई तुमने, हाँ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम तुम्हें 8,000 देंगे, हम तुम्हें 8,000 रुपया देंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कम हो या ज्यादा हो तुम पे करोगे और तुम ही बेयर करोगे। ठीक है जी। क्या फर्म ने अपना वादा पूरा किया? किया। क्या पार्टनर ने अपना वादा पूरा किया? तो फर्म दो दो बार भरेगी क्या? पार्टनर से वसूलेगी, सीधी सी बात है। एग्रीड? किससे वसूलेंगे? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं ऐसे ठीक नहीं है, लॉजिकली देखो ना। नहीं क्यों करें हम ऐसा? हम तो ये एंट्री कर चुके थे ना शुरू में ही, फिर हमने इंतजार किया कि पार्टनर पे कर रहा है नहीं कर रहा। अगर पार्टनर पे कर देता 10,000 तो हमें ये एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना, पूरा हिसाब जैसे पहले एंट्री में किया था। पहले एंट्री में क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले जो एंट्री समझाई थी क्या था, रियलाइजेशन टू, कहाँ गया वो एंट्री, हटा दी मैंने। तो क्या हुआ, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करनी चाहिए थी। कितने से? 8,000 से। आपका काम खत्म। पार्टनर चाहे 5 पे करे चाहे पार्टनर 10 पे करे, हमें क्या मतलब है इससे। लेकिन हमने तो पार्टनर को दे दिया, जब पार्टनर की बारी आई तो पार्टनर कट लिया और हमारे ऊपर खर्चा। अब हमारे ऊपर दूसरा एक्सपेंस कितने का आ गया, 10 का। तुम सोचो यार मैं बेवकूफ हूं, मैं 8 भी पे कर रहा हूँ और मैं 10 भी पे कर रहा हूँ। अगर आपके हिसाब से हम क्या करते, इसे यहाँ से हटा के फिर रियलाइजेशन लिखता, तो मैंने 8,000 ये और 10, हमें तो 18,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस भर दिया भाई। तो ऐसे कौन से पाप कर दिए, किससे रिकवर करेंगे ये पैसा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर फीस कैपिटल डेबिट, हम उससे 10 लिखेंगे। लेकिन अगर ये लाइन ना होती तो हमें सिर्फ पहली एंट्री से काम चल जाता। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ओनली 5,000। अब क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 5,000 पेड बाय फर्म। तो तब हम क्या करेंगे, तब यहां से करेंगे। तब हम ये नहीं देखेंगे कि पार्टनर को फायदा नुकसान हो रहा है, भाई हम तो अपना फायदा नुकसान देखेंगे ना। हमने उसे 8 दिए और कहा तुम भरना, भरने की बारी वो हट गया, कितना हमें भरना पड़ा, 5 भरना पड़ा। हम 5 रिकवर करेंगे ना, हम 8 थोड़ी रिकवर करेंगे उससे, हम 5 ही रिकवर करेंगे उससे। सेटलमेंट हो गया, ऐसे करते हैं सेंट्री को। ठीक है, ठीक। हमें तो इससे मतलब है कि हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस, हमने तो कमिटमेंट कर ही लिया था। तो आइए अब जरा वो जो केसेस आपके पास नोट्स में गिवन उनको एक बार दोबारा देखते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आसान केस से मुश्किल केस की तरफ चलेंगे। आगे चलें। चलिए अब जरा देखते हैं छोटा मोटा हिसाब किताब। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें पता है कि 8,000 के थे। प्लीज देख लीजिए पेज नंबर 6। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे, 8,000 रुपीज के थे। केस 1, इसमें से पार्टनर को बेयर करना था 5,000 और सॉरी फर्म को बेयर करना था 5,000 और पार्टनर को पे नहीं बोला है, बेयर करना था कितना, 3,000। एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है जी। बेयर करने का मतलब है कि पार्टनर पे करेगा और हमसे कुछ नहीं मांगेगा। अबे पढ़ने तो लो पहले। अब केस 1, फर्म पेड 8,000, हमने अपने 5,000 भी भरे और पार्टनर के 3,000 भी भरे। तो क्या होगा देखिए, जब फर्म ने अपने एक्सपेंसेस भरे तो रियलाइजेशन टू कैश किया, और जब हमने पार्टनर के एक्सपेंसेस भरे तो क्या एंट्री हुई, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। व्हाट इज फाइनल एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट 5,000, पार्टनर्स कैपिटल 3,000 और टू कैश है बैंक कितने से हो जाएगा, 8,000 से। ये एंट्री लोगों को समझ नहीं आती है, दोबारा समझ लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 8,000 के, पार्टनर और फर्म के बीच में कमिटमेंट था। फर्म बोलते हैं कि हम बेयर करेंगे कितना, 5,000। पार्टनर कहता है कि मैं बेयर करूंगा कितना, 3,000। बेयर करने का मतलब जानते हो, बेयर करने का मतलब क्या है, कि पार्टनर हमसे कुछ नहीं लेगा। ठीक है। अब जब पेमेंट की बारी आई तो पूरा का पूरा 8,000 किसने भर दिया, फर्म ने। तो जो फर्म अपने हिस्से का 5,000 भरेगी वो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और जो पार्टनर के हिस्से का भरेगी वो तो उससे वसूल करेंगे ना। तो अपने हिस्से की एंट्री हुई रियलाइजेशन टू कैश, और फर्म ने दिया तो 8,000 ही है, तो दूसरी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो जो हमने अलग अलग एंट्री पढ़ी थी वो अब कंबाइन करके टुकड़ा टुकड़ा करके आगे। आई होप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, आप इस एंट्री को समझ पाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ अब ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। दिस इज फाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आ रहा है कुछ इस बारे में? ठीक है। Yes, sir. जब क्वेश्चन करेंगे Yes, ना आप, sir. कोई क्वेश्चन आपकी रीच से बाहर नहीं जाएगा। अगला केस देखते हैं।
अब दूसरी कंडीशन, पूरा का पूरा 8,000 पार्टनर भर दे तो क्या होगा? तो समझना, सुनो, जो उसने बियर करना था उसकी एंट्री फर्म की बुक होगी नहीं? फर्म की बुक में कौन सी एंट्री होगी? 5,000 की। जो कौन भर रहा है? पार्टनर। सी व्हाट इज द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो 3,000 की फर्म ने बियर करनी थी उसकी एंट्री नहीं होगी। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ऊपर कंडीशन दे रखी है बेयर। बेयर का मतलब पार्टनर ही पे करेगा और पार्टनर भी भरेगा। अब पूरा का पूरा 8,000 अगर पार्टनर ने भर दिया तो हम उसे कितने का कंपनसेशन देगी? सिर्फ 5,000 का। ये 3,000 तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्लियर है कहानी? अगले केस पे चलते हैं। अब की बार एग्रीमेंट क्या हुआ कि फर्म पे करेगी, फर्म बेयर करेगी 5,000 और पार्टनर पे करेगा 3,000। मतलब अल्टीमेटली पूरा 8,000 फर्म को ही पेयर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 के लिए रियलाइजेशन टू कैश और 3,000 के लिए भी रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर ने पे करने की बात करी थी ना, बेयर करने की बात तो नहीं करी थी ना। तो अगर पार्टनर पे करने से पीछे हट जाएगा तो देखो क्या एंट्री थी, तो रिलेशन टू कैश ही तो थी एंट्री। तो क्या करेंगे आप आगे, क्या लिखेंगे? आप दोनों तरफ एंट्री मिला के लिखेंगे रियलाइजेशन टू कैश 8,000 से। अच्छा, अगर पार्टनर पूरा 8,000 भर दे तो रियलाइजेशन टू कैपिटल 5,000 से और फिर रियलाइजेशन टू कैपिटल वो भी 3,000 से, क्योंकि पार्टनर पे करने की बात कर रहा है। तो टोटल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 से। ठीक है, नहीं? आगे चलते हैं। केस 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय फर्म। भाई टू बी पेड बाय फर्म का मतलब टू बी बॉर्न बाय फर्म ही होता है। और 3,000 टू बी पेड बाय पार्टनर, वो भी फर्म का ही होता है। तो अगर फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया तो क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन टू कैश 5,000 और रियलाइजेशन टू कैश 3,000, खत्म। और अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो भी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और 3,000 के लिए भी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा सिर्फ नाम का डिफरेंस था और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसी तरह से निकल कर आती है, क्योंकि पार्टनर ने पे करने का वादा किया है, बेयर करने का वादा नहीं किया। और पूरा पैसा पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म का भी पार्टनर ने पे करा, अपना भी पार्टनर ने पे किया था। फर्म तो अपना बेयर नहीं बोला बेटा, पे करना है। अपने पे करने के लिए रियलाइजेशन टू कैपिटल एंट्री होती है। अगर पार्टनर सिर्फ पे कर रहा है तो एंट्री रिलेशन टू कैपिटल होगी, अगर बेयर होगा तो एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, आपने ये टेबल समझी। चलिए अब एक एक करके आगे के केस देखते हैं और इन केसेस को ना आंसर छुपा के एक बार आप ट्राई करें। केस 6 का ए पार्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 जिसमें से 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, 2,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर। ठीक है, आंसर में देखिए, बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए। सुनो, डिसोल्यूशन का खर्चा 5,000, 2,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू कैश 2,000 से। बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सी व्हाट इज द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, कंबाइन एंट्री करनी है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई होप समझ में आई होगी बात, टुकड़ा टुकड़ा वाली बात समझ में आ रही है? बोलिए, ऑनलाइन में ये एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ठीक है, Yes, sir. मैंने कोशिश करी कि सारे केसेस को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने रखूं। ठीक है, ऑथर जो होता है या पेपर सेटर जो होता है, अबे खेलो मत उसके साथ। अगला, अब जरा आंसर मत देखना, अब जरा ध्यान से समझना। When dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balance is borne by partner। अब एंट्री बताइए। तो जैसे ही बॉन्ड शब्द आया तो फर्म की बुक से हट गया, जैसे ही बॉन्ड शब्द आया फर्म की बुक से हट गया, तो फर्म के नाम पे क्या बचा? तो क्या एंट्री बनी? रिलेशन टू कैश कितने से? 2,000 से।
3000 की एंट्री नहीं करनी, सीधा आंसर। रिलेशन टू कैश कितने से, 2000 से, तो उसकी एंट्री हम करेंगे नहीं। अगला देखते हैं, आंसर अगला देखना ध्यान से। When dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balanced by a partner. रनिंग सेंटेंस है, क्या मतलब है इसका? बैलेंस बाय अ पार्टनर, क्या पेड या बॉर्न? बॉर्न होगा। रनिंग सेंटेंस में क्या बनेगा ये? बॉर्न बाय अ पार्टनर बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, बॉर्न बाय अ पार्टनर है, पर क्या ये क्लैरिटी है? लिखा है एंड बैलेंस टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर है, लेकिन किसने बेयर किया? कोई कहानी है, कुछ लिखा है क्वेश्चन में? और मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? कौन पे कर रहा है? फर्म। आइए एंट्री देखते हैं। देखिए, सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु पेड इट, इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म पेड इट। तो फर्म लिखेगी रियलाइजेशन अपने एक्सपेंस के लिए 2000 टू कैश 2000 से, और जो पार्टनर ने बॉन्ड करने की बात करी थी वो उससे रिकवर कर लेंगे। नहीं निमिषा, 2000 फर्म बेयर करेगी, 3000 पार्टनर को बेयर करना था। तो पार्टनर को बेयर करना था तो एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने भरा, तो हम क्या मानेंगे? किसने भरा? फर्म ने भरा। तो 5 में से 2 फर्म को भरना था और 3 पार्टनर को भरना था, लेकिन अब पूरा का पूरा 5 किसने भर दिया? फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी? रियलाइजेशन डेबिट 2000 से लिखेगी और 3000 किससे रिकवर करेगी? पार्टनर से। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर्स डेबिट टू कैश बैंक। और यहां आपको नोट लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज नॉट क्लियर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। और ये तो मैंने नोट लिखा हुआ है ना, ये आपको अपने नोट के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी एम्बिग्युइटी का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे आएगा आगे देखिए। When realization expenses 5,000, out of which rupees 2,000 is paid by the firm and balanced by a partner. Balance क्या? बॉर्न या पेड? रनिंग सेंटेंस पेड। तो आइए एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से, ठीक है, जो फर्म भर रही है वो कैश हो जाएगा और जो पार्टनर भर रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल करके एंट्री हो जाएगी आपकी। आसान था? ठीक है जी। देखो अभी कितना आसान लग रहा है, एक बार दोबारा करना है इसको, क्योंकि अगर आप दोबारा नहीं करेंगे तो ये ओम नमाय और सफा चट्टा है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस में 6 क्वेश्चन अगर आते हैं करने के लिए तो 4 या 3 ठीक हो जाते हैं, बाकी के 2 या 3 गलत हो जाते हैं लोगों से। आइए देखें अगला केस। When realization expenses rupees 5,000, ये वाला कर रहा हूं, out of which out of which 2,000 to be borne by the firm and balanced by a partner. Balance to be borne नहीं है, to be borne by a partner होना चाहिए था। अब फर्म ने पे कर दिया 5,000, याद है ऊपर वाली टेबल, रिलेशन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक, सिंपल एंट्री। इसी को आगे देखिए, अगला केस देखते हैं। कौन सा केस चल रहा है? 6 के ई पार्ट पे किस पे चल रहे हैं हम लोग? 6 का ई हो चुका है, ई इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए एफ पे चलते हैं। When realization expenses 5,000, out of which 2,000 के बारे में क्या कह रहे हो? Out of which 2,000 is to be borne by firm and balance is to be borne by a partner, and partner paid the entire 5,000. रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ 2000 से, जो उसे बेयर करना था उसकी एंट्री नहीं होगी, है ना। ऊपर वाली टेबल का रेफरेंस ले लिया हमने, 6 का जी पार्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा है 5,000, 2,000 were to be borne by the firm and balance paid by a partner using firm's cash. हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे, 2,000 फर्म को बेयर करने थे और बाकी पार्टनर ने पे कर दिए फर्म का कैश लगाकर। तो पूरा का पूरा फर्म भरेगी ना, क्योंकि पार्टनर ने पे करने की बात करी है, बेयर करने की बात नहीं करी।
इस केस 6 की में लोगों से गलती होती है। ये वही चीज है, देखो ये रहा, 2000 फर्म ने बेयर करने थे और बाकी का पार्टनर ने पे कर दिया, अपनी जेब से नहीं पे करा, फर्म का पैसे पे कर दिया। तो ये तो वही हुआ ना कि पूरा का पूरा 5000 फर्म ने पे कर दिया। क्लियर है क्या भाई? क्या? बस हाँ, उतने से होनी है। 7 देखिए, when a partner agreed to bear all realization expenses and उसके लिए उसको 200 रुपए दिया गया, actual expenses amounted 900 if paid by the firm। याद है, करवाया था केस। क्या करेंगे, पहले रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे 200 रुपए से, फिर वो 900 रुपए उससे वसूली कर लेंगे ना बस। हाँ भाई, पेड बाय फर्म लिखा रहता तो 20 होते हैं। हाँ, नहीं लिखा रहता ना अगर पेड बाय फर्म, तो सिर्फ रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल के 200 की एंट्री छोड़ देते और एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 छोड़ देते, लेकिन क्लैरिटी है, फर्म ने पे कर दिया। आगे चलते हैं। भीम अ पार्टनर, समझना अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। भीम अ पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 15,000। हमने पार्टनर को बोला कि पार्टनर तुझे हम 15,000 रुपए देंगे, किस चीज का, डिसोल्यूशन के लिए। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय द फर्म। पीछे बातें ना करें थोड़ी सी, शुक्ला जी, इनका टाइम है भाई। भीम एक पार्टनर था, इज पेड 15,000 फॉर डिसोल्यूशन के लिए। तो आप क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू भीम्स कैपिटल, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म हो गया। अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आगे बताइए भाई। भीम से, हाँ, नहीं नहीं, क्या होना चाहिए था, भीम्स कैपिटल टू, सीधा आंसर, सीधा आंसर। क्या आंसर आया, अभी हमने क्या सीखा था। इस केस में आइडियली क्या होना चाहिए था, रिलेशन टू भीम होना चाहिए था, होना चाहिए था। और क्योंकि फर्म ने पे कर दिया 8,000, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये तो होनी चाहिए थी, लेकिन गलत हो गया। आओ जरा समझे इसका रीजन क्या है, हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। चलो दोबारा से पढ़ते हैं। भीम अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बताए थे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हमने कहा था पार्टनर तू 15,000 ले जा और डिसोल्यूशन कर, और अब अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म होता तो आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक थी, रिलेशन टू भीम और फिर भीम टू कैश। लेकिन भीम ने क्या करा, 15,000 का डिसोल्यूशन करा होगा, और जो एसेट्स को बेचने के लिए खर्चे, ऑक्शन करना, पेपर वर्क करना, तंबू वंबू गड़वाना, टेंट गड़वाना, वो सब खर्चे जो थे वो रियलाइजेशन, दोनों अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। एक फर्म को डिसॉल्व करने के खर्चे, एक एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी सेटल करने के खर्चे, दोनों अलग अलग खर्चे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू भीम, और अगली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। इसलिए क्वेश्चन अलग था ये, ठीक है। लेकिन अगर यहां लिखा रहता कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय द फर्म, तब हम एंट्री करते रियलाइजेशन टू भीम्स कैपिटल और फिर भीम्स कैपिटल टू, या लिखा रहता कि भीम को रियलाइजेशन के लिए 15,000 दिए थे और एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए, तो भी ये एंट्री बनती। लेकिन बेटा यहां थोड़ी लेंगे 8,000 वापस। हाँ, फिर तो रिकवरी करनी है ना। हाँ, अगर डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों डिसोल्यूशन होते, रियलाइजेशन रियलाइजेशन दोनों रियलाइजेशन होते, तो एक बार देने की और एक बार लेने की एंट्री करते हैं। लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन अलग है, रियलाइजेशन अलग है, तो डिसोल्यूशन वाले में करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और रियलाइजेशन में रियलाइजेशन टू कैश एंट्री करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एंट्री है। और आपके टीचर, बेटा नोट्स पढ़ लेना, लिखा तो है उस पे। 15,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक, सॉरी क्योंकि पार्टनर को दिया ना आपने, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली एंट्री। और
रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। डिफरेंस था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। ठीक है, बोलेगा? चलो आगे चलते हैं। चलिए कौन से पेज पे चल रहे थे हम लोग, बताइए। नंबर 9। देयर आर टू पार्टनर, वन पार्टनर ए pays realization expenses 2000 and other partner B has agreed to bear these expenses on behalf of firm। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, जब सैचुरेट हो जाए तो मुझे बता देना। दैट्स माय बैड, गलती हो गई। कर डालते खत्म इसे, या हेवी हो रहा है, क्या कर दे? क्या चाहिए इसको? खाना? खाना खिलाएंगे? आगे देखिए, इस केस को कर लो। चलो, पार्टनर ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 का पे कर देता है। पे करता है भाई, समझना, पे कर रहा है वो। अगर पे कर रहा है तो फर्म उसे वापस करेगी, पैसा नहीं करेगी? करेगी ना। और पार्टनर बी उसे एग्री कर रहा है बियर करना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एंड अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बियर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जरा समझना, दो केसेस बने हैं। बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पहली चीज, इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, ए ने फर्म की कंसेंट से, ए ने, जैसे मान ए कहता है मैं पे कर रहा हूँ, फर्म करी क्यों पे कर रहा है तू? कहने मन कर रहा है। फर्म ने कहा जब पे कर दे, फर्म की कंसेंट थी, ठीक है तुम पे कर दो। तो समझना, फर्म जो है पैसा बी को देगी या ए को देगी? ए को देगी। और अगर ए पेड एक्सपेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो फर्म किसे देगी पैसा? फर्म बी को देगी, सीधी सी बात है। फर्म बी को देगी, ए को थोड़ी देगी। ए ने अपनी मर्जी सुन भाई, बी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पे कर रहा है ना उसको। अगर कोई, हाँ बेयर कर, सुनो, अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर बेयर कर रहा है तो फर्म उसे पैसा देगी। फर्म के बिहाफ पे बेयर करने का मतलब क्या है? नहीं, वो बेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ बेयर कर रहा है तो ठीक है। नहीं, अगर नहीं चाहिए तो फिर फर्म के बिहाफ पे क्या करना उसे? फिर तो फिर फर्म के बिहाफ पे क्यों लिखेगा? फिर तो बेयर लिखेगा सिर्फ। तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिलेशन टू बीस कैपिटल एंट्री करेंगे यहाँ पर। अच्छा, क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में ना, इसको कहते हैं एम्बिग्युइटी वाले क्वेश्चंस। इसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन है, एम्बिग्युइटी होती है इनकी। इसमें बिल्कुल एक बच्चा ये भी सोच ले, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, दोनों नोट्स लिखे हैं। आपके दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे अगर आप प्रॉपर नोट देते हैं तो। सुनो, हाँ, नहीं बेटा समझ, अगर तुम फर्म के बिहाफ पे कर रहे हो, फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहे हो, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। अगर ऑन बिहाफ ऑफ नहीं लिखा रहता, सिर्फ बी बेयर करता, तब नो एंट्री होनी चाहिए थी। अगर कोई फर्म के बिहाफ पे कर रहा है या फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहा है, तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर सिर्फ बॉर्न बाय लिखा रहता, तो फिर वो अपने बिहाफ पे कर रहा है। बेयर का मतलब क्या हुआ? मैं ही पे करूंगा, मैं ही बेयर करूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आई विल बेयर दिस ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो हमें उसको पेमेंट देके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एम्बिग्युइटी आ जाती है, इस तरह से चीजें चल रही होती है। एक और देख लेते हैं, 10, थोड़ा सा राउंड फिगर हो जाता है। हाँ ठीक है, 10 कर लेते हैं। देयर आर टू पार्टनर और realization expenses to be borne by one partner A and other partner B has paid these expenses on behalf of the firm। हाँ, हम क्या करेंगे, ए से पैसा लेंगे और किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। ठीक है, इतना कर रहे हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आपका मतलब वैसे ही आधा घंटा खराब हो गया था, पर चलो कोई बात नहीं, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, विल वाइंड इट अप। आप ना अपनी बुक में क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन देखने की कोशिश करेंगे, मतलब यू जस्ट पेंडिंग काम पूरा करिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन करिए और इसको पूरा करिए। मैं ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा आज, ओके।
चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। राघव, पढ़ने के लिए आ जाओ।